Assalamu alaikum. Students, today we are going to discuss three topics: corporate, business, and functional level strategies. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग की जाती है। अगर हम कॉर्पोरेट लेवल की बात करें तो टॉप लेवल की बात कर रहे हैं हम। इसमें आप ये डिसाइड करते हैं कि किस एरिया में काम करूंगा। ये एरिया ज्योग्राफिक भी हो सकता है, इसके अलावा प्रोडक्ट वाइज या सर्विस वाइज भी हो सकता है। बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल, तो ये तमाम तीन किस्म की लेवल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिस पे डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनती हैं, डिसीजन मेकिंग भी डिफरेंट होती है। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले है जी कारपोरेट लेवल स्ट्रेटजी। कारपोरेट लेवल स्ट्रेटजी डिफाइंस द बिजनेस एरिया इन विच यूर फर्म विल ऑपरेट। किस एरिया में आप ऑपरेट करेंगे। जिस तरह मैंने भी आपको बताया कि ज्योग्राफिक एरिया भी हो सकता है कि आपका बिजनेस, आपकी फर्म कहाँ पे लगेगी, कहाँ पे एस्टेब्लिश होगी। और ये डिफरेंट सेक्टर्स पे भी डिपेंड हो सकता है कि आप किस सेक्टर में काम करना चाहते हैं। तो आपने फर्स्ट एरिया डिफाइन करना होगा, उसके बाद ही आप कोई नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं। इट डील्स विद सपोर्टिंग द रिसोर्स डिप्लॉयमेंट। अच्छा, रिसोर्स डिप्लॉयमेंट क्या होता है? जब आप ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करने जा रहे होते हैं तो डिफरेंट स्टेप्स के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, जिस तरह फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गए। तो आपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज की डिप्लॉयमेंट जो है वो इस तरीके से करनी है कि आपको ऑप्टिमाइज रिजल्ट मिल सके। आपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली डिप्लॉय करना होता है अमंग डिफरेंट बिजनेस एरियाज, रिलेटेड और अनरिलेटेड। ठीक है। रिलेटेड और अनरिलेटेड का क्या मतलब है कि कभी कभार आप किस अनरिलेटेड एरियाज को भी देखते हैं, उसकी एनालिसिस भी करते हैं, और उसमें भी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी निकल आती है जो कि आपके कारोबार के लिए लॉन्ग रन के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो आपने ये नहीं कि सिर्फ रिलेटेड एरियाज, बल्कि समटाइम्स यू विल हैव टू एनालाइज द अनरिलेटेड एरियाज अगर आपने अपने कारोबार में सक्सेसफुल होना है। Strategy formulation at this level involves integrating and managing the diverse businesses. बहुत से बिजनेस ऐसे होते हैं जिनके कारोबार काफ़ी फैले होते हैं, डाइवर्स होते हैं। तो यहाँ पे मोस्टली स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं कि इन डिफरेंट बिजनेसेस, या आपका जो सेम बिजनेस है उसकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हैं या वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स हुआ है, तो उसको किस तरह से इंटीग्रेट करके उसको मैनेज करना है। तो इस किस्म की स्ट्रेटजीज इस लेवल पर बनाते हैं। द टॉप मैनेजमेंट टीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग द कारपोरेट स्ट्रेटजी। The corporate strategy reflects the path toward attaining the vision of your organization. जब भी कारोबार बनता है, कारोबार वैसे ही नहीं बन जाता, वो बनता है किसी विजन के ऊपर, किसी मिशन के ऊपर। तो आप अगर विजन की बात करें तो ये एक लॉन्ग टर्म की आपकी प्लानिंग होती है या आपकी सोच होती है। और कारपोरेट लेवल की जो स्ट्रेटजीज हैं ये मेनली डिपेंड करती है विजन के ऊपर, और ये रिफ्लेक्ट करती है रास्ता, कौन सा रास्ता जो जाता है आपकी विजन की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, यूर फर्म में हैव फोर डिस्टिंक्ट लाइन्स। मिसाल के तौर पे आपकी जो फर्म है वो चार डिफरेंट एरियाज में काम कर रही है। कौन कौन से एरियाज हैं? ऑटोमोबाइल्स, स्टील, टी एंड टेलीकॉम। टेलीकम्युनिकेशन की बात हो रही है। ऑटोमोबाइल्स, स्टील, टी एंड टेलीकॉम, ये चार डिफरेंट, अभी आप इसको देख लेना। तो ये एरियाज जो हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं है। ऑटोमोबाइल्स और स्टील हाँ रिलेट कर रहा है, जबकि टी कंप्लीटली डिफरेंट एरिया, टेलीकम्युनिकेशन अगेन डिफरेंट एरिया। तो आपका कारोबार जो है वो काफ़ी डाइवर्स है, और वो डिफरेंट एरियाज जो हैं आपने काफ़ी डिफरेंट एरियाज में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है और एक पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। The corporate level strategy will outline whether the organization should compete in or withdraw from each of these lines of businesses. अच्छा, आप अगर हर एक जगह पे कंपटीशन शुरू कर दें तो it will be very much difficult for you to sustain or to survive in the market. अगर आप ऑटोमोबाइल, स्टील, टी का, टेलीकॉम, हर एक में आपने सख्त कंपटीशन शुरू कर दिया है, तो फिर आपके लिए हर एक के ऊपर फोकस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप कारपोरेट लेवल स्ट्रेटजी में ये डिसाइड करते हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं, कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे मैं compete कर सकता हूँ अपनी कंप्लीट स्ट्रेंथ के साथ। या अगर इसमें से कोई एरिया ऐसा है कि जिसमें मैं थोड़ा सा वीक हूँ, तो इन दिस सिचुएशन यू विल हैव टू इग्नोर द कंपटीशन। आप पहले सिर्फ कस्टमर्स के ऊपर फोकस करें,
विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आपको पता लग जाए कि कस्टमर ज़्यादा हो रहे हैं, मेरा एक्सपीरियंस इस फील्ड में बढ़ता जा रहा है, देन यू कैन कम्पीट विद योर कंपेटिटर्स। तो कॉर्पोरेट लेवल पे ये भी डिसाइड करते हैं कि किस एरिया में कंपटीशन करें और किस एरिया में इसको इग्नोर करें। एंड इन विच बिजनेस यूनिट इन्वेस्टमेंट्स शुड बी इंक्रीज्ड इन लाइन विद द विजन ऑफ योर फर्म। और इनमें से कौन से ऐसी फील्ड है या कौन सा ऐसा एरिया है जिसमें इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा करने की ज़रूरत है, ताकि मैं अपने विजन की तरफ मूव कर सकूं। अच्छा जी, इसके बाद हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये है कि कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रेटजी जब आप बनाते हैं तो आपने कौन-कौन से पॉइंट्स के ऊपर काम करना होता है। तो फर्स्ट वन इज़ द डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? जब आप डिफरेंट काइंड ऑफ बिज़नेसेस में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं और उसमें बिज़नेस कर रहे होते हैं। आपने डिफरेंट एरिया सेलेक्ट किए हुए हैं। जिस तरह इसमें मैंने एग्ज़ाम्पल दिया आपको, तो ऑटोमोबाइल्स, स्टील, टी और टेलीकॉम जो है ये 4 डिफरेंट एरियाज़ हैं जो इसने इस एक कारोबार सेलेक्ट करके उसमें काम कर रहा है। तो इसको डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये है कि अगर एक टाइप ऑफ बिज़नेस में किसी किस्म की पॉलिसीज़ या हुकूमत की तरफ से कोई पाबंदी लगा दी गई, तो आपके 3 बिज़नेसेस फिर भी चल रहे होते हैं। लेकिन अगर सारी पे इन्वेस्टमेंट एक ही जगह कर लेते हैं और उसके ऊपर कोई सख्ती आ गई, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन, ये भी स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि कंपनीज़ बनाती हैं। फॉरवर्ड स्ट्रेटजी क्या होती है? कभी-कभार होलसेलर्स जो होते हैं वो देखते हैं कि यार रिटेलर जो है वो ज़्यादा पैसा कमा रहा है कस्टमर्स को टारगेट करके, तो व्हाई नॉट आई विल सेल द प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स। तो वो बीच में से रिटेलर को स्किप करके खुद कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं जो कि कंज्यूमर्स होते हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा मनी है वो ये होलसेलर कमा रहा होता है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या है? होलसेलर जब देखते हैं कि मुझे प्रोडक्ट जो मिल रहा है उसमें लाज़मी बात है, जो फैक्ट्री वाला है वो भी तो पैसे कमाएगा। तो वो कहते हैं कि क्यों ना, मेरे पास पैसे भी हैं, फाइनेंशियल पोज़ीशन भी मेरी ठीक है, तो मैं खुद फैक्ट्री बना लूँ और खुद प्रोडक्ट्स बना के खुद ही बेचूँ। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके अपनी फैक्ट्री बना लेता है और फिर खुद ही अपना प्रोडक्शन करके आगे उसको बेचता है। हॉरिज़ॉन्टल इंटीग्रेशन क्या होता है? हॉरिज़ॉन्टल जब आप अपने कंपेटिटर्स को बीट करके उनकी जो आउटलेट्स होती हैं या उनकी जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, जो फैसिलिटीज़ होती हैं, उसको खरीदना शुरू कर देते हैं। अच्छा, प्रॉफ़िट का जब हिसाब बात आती है, तो ये कॉर्पोरेट लेवल पे भी डिसाइड किया जाता है कि प्रॉफ़िट कितना होना चाहिए। कितना प्रॉफ़िट होगा, तभी हम सर्वाइव भी कर सकते हैं, ग्रोथ भी कर सकते हैं और कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफ़िट भी पैसा भी कमा सकते हैं। टर्न अराउंड क्या होता है? टर्न अराउंड का मतलब है मीन्स टू कन्वर्ट, चेंज और ट्रांसफॉर्म ए लॉस मेकिंग कंपनी इनटू ए प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। किस तरीके से हम अपनी जो कंपनी लॉस में जा रही है उसको प्रॉफिट में कैसे लेके जा सकते हैं, तो ये पूरी स्ट्रेटजी है। इंशाल्लाह कभी फ्यूचर में डिस्कशन हुई तो इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। फिर है डाइवेस्टमेंट। डाइवेस्टमेंट क्या है? इट इज़ अ स्ट्रेटजी दैट द कंपनी स्टॉप इन्वेस्टमेंट और रिड्यूस इन्वेस्टमेंट ऑन नॉन प्रॉफिटेबल ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। आप डिफरेंट ऑपरेशंस तो कर रहे होते हैं, उसके लिए आपको पैसा भी चाहिए, पैसा आप लगाते भी हैं, काम चल रहा होता है। लेकिन जब आप देखते हैं कि इसमें से कुछ डिपार्टमेंट्स या कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट्स तो कर रहा हूँ, अपनी जो एफर्ट्स है वो तो लगा रहा हूँ, लेकिन उसका कोई आउटपुट नहीं आ रहा, कोई प्रॉफिटेबल नहीं है वो एरियाज़, तो उन एरियाज़ को आप आहिस्ता-आहिस्ता कम करना शुरू कर देते हैं और उनमें इन्वेस्टमेंट्स बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से आप अपने जो आपके पास जो रिसोर्सेज़ हैं उसको सिक्योर कर लेते हैं। मार्केट पेनिट्रेशन, जब आप एग्ज़िस्टिंग मार्केट में लगे होते हैं, प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, तो और इन एग्ज़िस्टिंग मार्केट में आप कोई एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, कोई एक्स्ट्रा आउटलेट्स बना लेते हैं या कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करते हैं। और आखिर में लिक्विडेशन है, जब आप लिक्विडेशन करते, जब आपको पता लग जाए कि कारोबार में किसी तरीके से कोई भी बेहतरी के चांस नहीं है और हम और लॉस में जा रहे हैं या इंसॉल्वेंसी की तरफ जा रहे हैं, तो फिर यहाँ पे आपने डिसीजन लेना होता है कि हमें लिक्विडेट कर देना चाहिए बिजनेस को। और लिक्विडेशन का जो लास्ट डिसीजन है वो भी कॉरपोरेट लेवल पे लिया जाता है। अच्छा जी, इसके बाद है बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज। बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज ट्रांसलेट कॉरपोरेट स्ट्रेटजीज इनटू मोर टेंजिबल एक्शंस। आपने प्लानिंग कर ली कॉरपोरेट लेवल पे, अब उसको ट्रांसलेट करना होता है प्रैक्टिकल काम पे। प्लानिंग करना बड़ा आसान है, फिर उसकी ऑर्गेनाइजिंग करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो आप ऑर्गेनाइजिंग कर रहे होते हैं, आप ऑर्गेनाइजिंग कर रहे होते हैं, उसको एक प्रैक्टिकल काम में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। ठीक है?
In essence, your business strategies will define the assignments and actions required to achieve your corporate strategies. Uh, अच्छा, for example, जी building on the corporate strategy to increase market share, the business strategy that support this goal might be. अच्छा, आपका अभी गोल आया है, गोल क्या है कि आपने मार्केट शेयर को इंक्रीज करना है, ठीक है। मार्केट शेयर आपने इंक्रीज करनी है, तो वो किस तरीके से करेंगे? तो यहाँ पे जो आप स्ट्रेटजीज बनाते हैं ये होती है आपकी बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। ये कौन कौन सी है? इंक्रीजिंग द मार्केटिंग बजट। आपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, तो कस्टमर्स को फर्स्ट आपने टारगेट करना होगा और उन तक पहुंचना होगा, अपनी बात को पहुंचानी होगी, अपने प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन को पहुंचाना होगा उन तक। तो वो किस तरह होगा? जब आपकी मार्केटिंग स्ट्रांग होगी। तो मार्केटिंग स्ट्रांग करने के लिए आपने उसमें और ज़्यादा बजट इंक्लूड करना होगा, उसमें और ज़्यादा पैसा डालना होगा। इम्प्रूविंग प्रोडक्ट क्वालिटी, आपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करके बल्कि उसको और बेहतर बनाना होगा, तभी आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। कस्टमर को ये फील होना चाहिए कि जितनी पेमेंट वो कर रहा है उसके मुताबिक उसको प्रोडक्ट भी मिल रहा है और उसकी जितनी एक्सपेक्टेशन है वो भी सेटिस्फाई हो रही हैं। ब्रॉडनिंग एक्सपोजर, आपने मार्केट में अपने प्रोडक्ट या अपने ब्रांड को ज़्यादा एक्सपोज करना होता है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट कस्टमर्स तक अपनी बात, अपने प्रोडक्ट, अपने ब्रांड की बात को पहुंचाना होता है। तभी जब उनका बात पहुंचेगी तो वो आपको रिस्पॉन्स दे सकेंगे। अच्छा जी, इट इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग द competitive पोजीशन ऑफ a strategic business unit. The business level strategy formulation is based upon the generic strategies of overall cost leadership, differentiation and focus. अच्छा, business level strategies जो हैं ये basically depend कर रही होती हैं आपकी generic strategies पे, जो कि हमारा last topic था। ठीक है, उसमें याद हो आपको, हमने एक मॉडल पढ़ा था जो पोर्टर ने प्रेजेंट किया था और उसने तीन बातें की थी कि आपकी जो जेनेरिक स्ट्रेटजीज हैं डिपेंड्स अपॉन थ्री थिंग्स: कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस। For example, your firm may choose overall cost leadership as a strategy to be pursued in its steel business. आपने स्टील बिजनेसेस में कॉस्ट लीडरशिप को सेलेक्ट कर लिया एज ए स्ट्रेटेजी। तीन टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजी हैं और आपके चार बिजनेसेस चल रहे हैं, तो उसमें आप फिर देखेंगे कि कहाँ पे आपने कौन सी स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करना है। तो आपने स्टील में क्या किया? स्टील में आपने कॉस्ट लीडरशिप की तरफ गए, आप कॉस्ट लीडरशिप की जो स्ट्रेटेजी है उसकी तरफ गए आप। बिजनेस लेवल, अच्छा जी, डिफरेंशिएशन इन इट्स टी बिजनेस। अच्छा, टी बिजनेस में आप कहाँ पे गए हैं? डिफरेंशिएशन की तरफ। क्योंकि चाय तो मार्केट में बहुत अवेलेबल है, हर किस्म, अगर चाय में 19-20 फ़र्क होता है, बाकी तकरीबन टेस्ट वगैरह, कलर वगैरह थोड़ा थोड़ा फ़र्क के साथ सेम ही होता है, प्राइसेस में फ़र्क होता है। तो वहाँ पे आप गए हैं डिफरेंशिएशन की तरफ कि आप कुछ एक्स्ट्रा टाइप ऑफ टी मार्केट में लाना चाहते हैं, जिससे क्या फ़ायदा होगा कि आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा आपका जो ऑटोमोबाइल का बिज़नेस है, उसमें आपने कौन-सी स्ट्रैटेजी सेलेक्ट की है? फ़ोकस। फ़ोकस में हम क्या करते हैं, जो लास्ट टॉपिक में भी डिस्कस हो गया था कि हम निश मार्केट को टारगेट कर रहे होते हैं। स्पेसिफिक कस्टमर, लिमिटेड कस्टमर्स को टारगेट कर रहे होते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं विद यूनिकनेस, विद नोवेल्टी। जिस तरह रोल्स रॉयस गाड़ी आप देख लें, तो उसने बड़े स्पेसिफिक कस्टमर्स को टारगेट किया हुआ है और वो आम गाड़ी नहीं बता, उनकी गाड़ियाँ बहुत महंगी हैं जो कि एक स्पेसिफिक क्लास के लोग खरीद सकते हैं, हर एक बंदा उसको नहीं खरीद सकता। तो ऑटोमोबाइल में आपने फोकस, टी में आपने डिफरेंशिएशन और स्टील में आपने कॉस्ट लीडरशिप। तो ये देखें, डिफरेंट बिजनेसेस में आपने डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉलो कर रहे हैं। द बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज आर डिसाइडेड अपॉन द हेड्स ऑफ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स एंड देयर टीम्स इन लाइट ऑफ द स्पेसिफिक नेचर ऑफ द इंडस्ट्री इन विच दे ऑपरेट। अच्छा, ये डिसीजन मेकिंग कौन करता है? जो कि हेड्स ऑफ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, ये बिजनेस यूनिट्स के जो हेड्स होते हैं, ये स्ट्रेटजीज वो बनाते हैं। इसके बाद है जी फंक्शनल स्ट्रेटजीज। फंक्शनल स्ट्रेटजीज रिलेट टू द डिफरेंट functional areas which a strategic business unit has, such as marketing, production, operations, finance and human resources। तो ये देखें, डिफरेंट फंक्शनल एरियाज हैं जहाँ पे आपका बिजनेस काम कर रहा होता है। तो डिफरेंट एरियाज के लिए आपने डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनानी है। आपने मार्केटिंग के लिए एक सी स्ट्रेटजी बनानी है, तो फाइनेंस के लिए आपकी स्ट्रेटजी अलग होगी, एचआर के लिए आपकी अलग होगी, प्रोडक्शन ऑपरेशंस के लिए आपकी स्ट्रेटजीज अलग होती हैं। हर जगह पे सेम स्ट्रेटजी फॉलो नहीं की जा सकती।
दीज स्ट्रेटजीज आर फॉर्मुलेटेड बाय फंक्शनल हेड्स। अच्छा, जो हेड होते हैं, जो डिपार्टमेंट्स के हेड है, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग के बारे में स्ट्रेटजीज बनाएगा, फाइनेंस वाला फाइनेंस के डिपार्टमेंट में, तो ये उनके अंडर आता है, ये स्ट्रेटजीज वो बनाते हैं along with their teams and are aligned with the business level strategies। अच्छा, लेकिन ये स्ट्रेटजीज जो हैं, जो यहाँ पे बनाई जाती हैं, याद रखें ये बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज के साथ लिंक होनी चाहिए। और बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज जो हैं, ये आपकी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज के साथ लिंक होना चाहिए। अगर इन सब के बीच में लिंक होगा तभी ये सक्सेसफुल स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। अगर इसमें लिंक नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट होगी कि आपस में इनमें लिंक्स नहीं होते हैं, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। अच्छा जी, the strategies at the functional level involve setting up short-term functional objectives, the attainment of which lead to the realization of the business level strategies। अच्छा, इसमें most of the time short term objectives बनाते हैं, लेकिन वो short term objective किस लिए होते हैं? functional level के जो short term objective हैं वो बनाए जाते हैं बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज को अचीव करने के लिए, और बिजनेस लेवल की स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रेटजीज को अचीव करने के लिए। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल द मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर अ टी बिजनेस विच इज़ फॉलोइंग डिफरेंशिएशन। अच्छा, टी में आपको याद है बात की थी कि डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी फॉलो की जा रही है, मे ट्रांसलेट इनटू लॉन्चिंग एंड सेलिंग ए वाइड वैरायटी ऑफ टी वेरिएंट्स थ्रू कंपनी ओन्ड रिटेल आउटलेट्स। अच्छा, डिफरेंशिएशन आप कैसे लाएंगे कि आप जो डिफरेंट कंपनी के आउटलेट्स हैं उसके ऊपर टी वेरिएंट्स, डिफरेंट वैरायटी ऑफ टीज जो हैं उसको रखेंगे और उसको बेचेंगे। दिस में रिजल्ट इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जेक्टिव ऑफ अपने 25 रिटेल आउटलेट्स। आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या है कि 25 आउटलेट्स आपने बनानी है एंड प्रोड्यूसिंग 50 वेराइटीज ऑफ टी, और 15 आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैराइटीज़ बना के प्रेजेंट करनी है अपने कस्टमर्स के लिए। तो ये जो आपकी स्ट्रेटजी यहाँ पे बनेगी वो होगी आपकी फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। अच्छा, ये तमाम जो हमने तीनों पॉइंट्स पढ़े हैं, कॉर्पोरेट, बिजनेस एंड फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी, ये उनकी समरी है। तो आप इसको देख लें, ये जो ऊपर हमने डिस्कस किया है इतने टाइम में, वो सबको इस जगह पे उसकी समरी के तौर पे पेश किया गया। ये इसका डायग्राम है। सबसे ऊपर होती है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज, फिर बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज, एंड एंड में फंक्शनल या डिपार्टमेंटल लेवल स्ट्रेटजीज इसको कहते हैं। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।